हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रोजमर्रा डिजिटल सर्विसेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी ये कंपनी रोजमर्रा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी में यहाँ पे नजर आती है और ये 2021 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि हार्डली अगर हम देखेंगे तो 3 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हैं। क्योंकि जो कंपनी है, ये कंपनी यहाँ पे जो भी यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो गैरेज से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है, फिर लास्ट माइल जो डिलीवरी सर्विसेज होती है, और खास करके जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और जो एसेसरीज होती है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बेचती हुई नजर आती है। तो अगर मेनली अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी का जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन की जो सर्विसेज होती है उसके रिगार्डिंग ये कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये अलग अलग एरियाज में कंपनी में डाइवर्सिफाई करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे ये जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन वाला बिजनेस है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें इस बिजनेस में बियॉन्ड पॉइंट ग्रोथ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग नए एरियाज में कंपनी में जाती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी यहाँ पे अपना ऑफिस स्पेस यहाँ पे कंपनी को मुंबई में खरीदना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये फंड हम यहाँ पे कंपनी यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी को वेयर हाउसेज और मॉडल वर्कशॉप्स यहाँ पे कंपनी को बनाने, तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे फंड का यूटिलाइजेशन होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी को आईटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कंपनी को सेटअप करना है, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे ये फंड हमें यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने ये भी बोला है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी कि अगर कोई कंपनी अगर अच्छी एक्वायर करने के लिए अगर कंपनी को मिलेगी तो उसको एक्वायर करने के रिगार्डिंग भी यहाँ पे ये फंड का यूटिलाइजेशन हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए, यूजुअली अगर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, अगर कोई भी छोटी कंपनी होती है, यानी कि 1000-2000 करोड़ के मार्केट के वाली जो भी कंपनीज होती है, अगर वो किसी और कंपनी को अगर वहाँ पे खरीदती है तो वहाँ पे कहने की मार्केट के लिए वो नेगेटिव इंडिकेशन जाता है। अब नेगेटिव इंडिकेशन क्यों जाता है? तो कि मार्केट को ये लगता है कि इनका खुद का जो बिजनेस मॉडल है ये बियॉन्ड पॉइंट ग्रो नहीं कर पा रही है कंपनी, इसीलिए यहाँ पे अलग कंपनी को यहाँ पे कंपनी खरीदने का काम कर रही है। और वहाँ पे कहने की देखा जाए तो वहाँ पे उन कंपनीज का जो पी रेशियो होता है वो यहाँ पे कहने की हमें लॉन्ग टर्म में थोड़ा कम होता हुआ नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2022 वाले फाइनेंशियल्स कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम देखेंगे 21 वाले 21-22 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपनी ने काम नहीं हुआ है। अगर हम 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अराउंड 29 करोड़ की लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर 23-24 में अगर हम बात करेंगे 84 करोड़ की लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। और अगर हम इस साल के 6 महीने के कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी 92 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी ने कर लिया है, यानी कि पिछले साल जो कंपनी ने पूरे साल में रेवेन्यू किया था वो भी 6 महीने में उससे भी ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में यहाँ पे नजर आता है। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 200 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे ये एनुअल टर्म्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे जिस तरीके की ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आ रही है, हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद में ये ग्रोथ हमें नजर नहीं आएगी। अब ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए, 200 करोड़ के रेवेन्यू पे इस परसेंटेज से वापस से ग्रो करना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। तो ये पॉइंट से देखा जाए तो इस पॉइंट से आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा कॉशियस भी यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर एकदम से ग्रोथ अगर फिर से अगर थोड़ी सी कम हो जाएगी तो वहाँ पे कहने की मार्केट इसे काफी ज्यादा नेगेटिव वे में ले सकता है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे 2023 में अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 करोड़ 61 लाख के लगभग का डेट प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। फिर 2023 में अगर हम देखेंगे तो सीधा जो प्रॉफिट का नंबर था 1 करोड़ से बढ़कर सीधा 10 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और अगर हम अभी 6 महीने के नंबर्स की अगर बात करेंगे तो ऑलरेडी 14 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमा लिया है, यानी कि ऑलमोस्ट इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 15% 16% के लगभग के मार्जिन यहाँ पे कंपनी के हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर 200 करोड़ का अगर एनुअल रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का रहता है तो वहाँ पे अराउंड 30-35 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे एनुअल टर्म्स में देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं ग्रोथ के नंबर्स काफी अच्छे हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आईपीओ काफी लेट खुलेगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो आज 5 तारीख है, तो लगभग 2 हफ्ते बाद यानी कि 18 नवंबर को ये आईपीओ में खुलता हुआ नजर आएगा और 21 नवंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 147 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1000 शेयर का लॉट शेयर यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,47,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 206 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू प्राइस हमें यहाँ पे नजर आता है, और जिसमें अगर हम बात करेंगे तो रिटेल कोटा अराउंड 35% के लगभग का है, यानी कि अराउंड 70-75 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। और उसके बाद में अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बाद में अगर टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 25 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, और 25 तारीख को अगर आपको अलॉटमेंट मिलती तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और 26 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 780 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये साल में अगर ये कंपनी 35 CR का प्रॉफिट अगर ये कंपनी कमाती है तो फॉरवर्ड पी लगभग 20 to 23 टाइम्स के लगभग का फॉरवर्ड पी में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं खास करके एसएमई मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे खास करके अगर हम देखेंगे तो इतना ज़्यादा फ्री फ्लोट हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा जब आईपीओ आ जाते हैं तो वहाँ पे उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे फिर से एक और ये बड़ा आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मार्केट आने वाले 6-7 महीने में अगर यहाँ से फिर से अच्छी रिकवरी नहीं आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जितने भी ज़्यादा ये जो स्मॉल कैप मिड कैप में जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे जो 60-70 के पी रेशियो पे में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो नॉर्मल सी में 40-50 के पी रेशियो पे में आते हुए नजर आ सकते हैं। उस पॉइंट से देखा जाए तो मुझे लगता है कि अराउंड 30-35 के लगभग का पी रेशियो यहाँ पे कंपनी का में जाता हुआ नजर आ सकता है। उस पॉइंट से यहाँ पे जो कंपनी का आईपीओ प्राइस है उसको मुझे लगता है कि लगभग 50 से 60% का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर ये कंपनी 15 से 20% के प्रीमियम पे हमें खुलती हुई नजर आती है तो वहाँ पे डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर लिस्टिंग भी अगर ये कंपनी 60 से 70% के प्रीमियम पे अगर खुल जाती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेरे हिसाब से देखा जाए तो टोटल जो वैल्यू रहेगी वो पूरा वहाँ पे लिस्टिंग भी कंपनी की हो जाएगी, वहाँ पे थोड़ा अगर आप अवॉइड करोगे तो चलेगा। लेकिन अगर 10 से 15% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, और अप्लाई करना चाहिए नहीं, अब मेरे ख्याल से अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, मुझे लगता है कि अराउंड 40 से 50% के प्रीमियम पे ये कंपनी खुलनी चाहिए अगर मार्केट फिर से थोड़ी रिकवरी होती है। और मार्केट में अगर फिर से अगर ये जो अभी अगर हम देखेंगे जिस तरीके के करेक्शन हमें डेली में देखने को मिलता है, अगर वैसा करेक्शन अगर रहता है तो मुझे लगता है कि अराउंड 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि रोजमर्रा डिजिटल सर्विसेज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।